नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। उत्तर प्रदेश विशेष 2021 के परीक्षा के लिए 24 अक्टूबर 2021 को जो आपका पेपर है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का, इसके अलावा 5 दिसंबर 2021 को जो समीक्षा अधिकारी 2021 का पेपर है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश विशेष बनाया गया है और ये रिवीजन मोड में काम करेगा। जितना डाटा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो सारा का सारा डाटा आपका इसी क्लास में कवर अप कराने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें से 80% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो पूरी तरह से आपका ये रिवीजन बेस्ड होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बातें करूँगा, बताऊँगा चीज़ों के बारे में, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग देवबंद आंदोलन से। तो देवबंद आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मौलाना हुसैन अहमद और अन्य लोगों द्वारा करीब 1866 में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन जो यूपी में किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था। तो 1866 में 1866 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है बेगम समरू के बारे में बात करें तो इन्होंने एक प्रसिद्ध जो चर्च है उसका निर्माण कराया था सरधना में। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जैसे राम प्रसाद बिस्मिल साहब के बारे में बात करें तो ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष में आपका जो काकोरी केस है वो काफ़ी चर्चा में आया है। इसका नाम बदला गया है, होपफुली सभी को पता होगा, और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा गया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जन्म जो है वो शाहजहाँपुर में करीब 1897 में हुआ था, और ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद साहब के सहयोगी थे। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी, और पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में बात करें तो मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी ये दोनों का जन्म जो है आगरा में हुआ था, और पूछा जाता है मिर्ज़ा गालिब साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आगरा में हुआ था। इनके अलावा मीर तकी साहब का भी जन्म आगरा में हुआ था। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की जो स्थापना है वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन के बारे में बात करें तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के बारे में बात करें तो ये आपका बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पे है, ये आपका कानपुर से करीब बोल सकते हैं 21-22 किलोमीटर की दूर होगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है विख्यात भारत माता मंदिर के बारे में बात करें तो विख्यात जो भारत माता मंदिर है वो आपका वाराणसी में स्थित है। सारनाथ के बारे में बात करें तो सारनाथ 2-3 चीज़ों की वजह से चर्चा में रहता है। सारनाथ एग्जैक्टली है क्या? सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां महात्मा बुद्ध साहब ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ और बातों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका आगरा स्थित दयाल बाग के बारे में बात करें तो ये राधा स्वामी पंथ से रिलेटेड है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। कुछ उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत है उनके बारे में बात करें, कौन से स्थान पे है ये, उनके बारे में बात करें तो 84 गुंबद ये आपका जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप जो है वो कुशीनगर में है। कामतगिरी पर्वत जो है वो आपका चित्रकूट में है। नेक्स्ट है कुछ अधिवेशन ऐसे हुए थे जो उत्तर प्रदेश में हुए थे कांग्रेस के। तो सबसे पहले तो 1892 के बारे में हम लोग बात करते हैं, इलाहाबाद में हुआ था, और अध्यक्ष जो थे वो आपका WC बनर्जी साहब थे। और 1905 में हुआ वाराणसी में, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1936 में हुआ था लखनऊ में, और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे। 1946 मेरठ में हुआ था, JB कृपलानी साहब थे। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एग्जैक्टली क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बात करें तो बारहसिंगा है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो सारस है अथवा क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली और तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश में अगर मंडलों के बारे में बात करें तो कुल 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं। और विधान जो सभा है सदस्यों की संख्या कितनी है, 404। इसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत होता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन होता है, इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल करीब 6 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं, और इसी वजह से जब भी इलेक्शंस होते हैं तो बोला जाता है कि सबसे निर्णायक जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि लोकसभा सीटें भी यहाँ सबसे ज़्यादा हैं और राज्यसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, करीब 31 राज्यसभा सीटें हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश के अगर पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत साहब इसके पहले मुख्यमंत्री थे, 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। तो अगर यही वीडियो आप 2 से 3 बार सुनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अपडेशन है वो लास्ट अपडेशन आपका बोल सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2021 तक है। 1 अक्टूबर 2021 तक के जो नवीनतम आंकड़े हैं वो इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है, और जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें अपडेट कराने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके परीक्षा के लिए और आपको पता होना चाहिए। राजकीय पुष्प के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो टेसू है, कहीं कहीं पलास लिख के आता है तो उसी का नाम आपका टेसू या पलास है। राजकीय पशु के बारे में बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी के बारे में हम लोगों ने बात किया ही है, सारस। और राजकीय वृक्ष जो है वो सीता अशोक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। विधानसभा विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से पूछी ही जाती हैं। और अभी रिसेंट में पंचायत चुनाव हुए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कुछ जनपद हैं उनके मुख्यालय के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अम्बेडकर नगर अकबरपुर इसका मुख्यालय है। कानपुर देहात इसका अकबरपुर माटी है। जालौन जो है उरई है। सिद्धार्थ नगर जो है वो नौगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा मुख्यालय है। ज्योतिबा फुले नगर जो है अमरोहा मुख्यालय है। संत कबीर नगर जो है खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर जो है उसके बारे में हम लोगों ने बात की ही है, नौगढ़ है, ठीक है। कुछ मंडलों के बारे में क्वेश्चन ऐसे हमेशा पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जालौन जैसे है उरई है, उरई हो या उरई हो दोनों सेम ही है। और संत रविदास नगर का भदोही है। कुशीनगर का भी पूछा जाता है तो पडरौना है। कुछ और बातों पे हम लोग आ जाते हैं, कुछ आर्थिक परिदृश्य पे आ जाते हैं। तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका बोल सकते हैं आगरा, खुर्जा, मेरठ, ये शहर जो हैं निर्यात विकास केंद्र में आते हैं। और यहाँ से आगरा से जैसे सिल्क, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, यहाँ से पॉटरी, सैरामिक टाइल्स आदि तथा मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल्स, स्वर्ण आभूषण आदि वस्तुएं जो है निर्यात की जाती हैं। तो कुल मिलाकर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट का आकार कितना था, इस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, ठीक है। गीडा के बारे में बात करें, गीडा एग्जैक्टली क्या है? गीडा का मतलब है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के तहत 30 नवंबर 1989 को की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है वो आपका कानपुर में स्थापित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के बारे में बात करें तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट है रोजगार की दृष्टि से अगर बात करें रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो हथकरघा है। और हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से आप तुरंत उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं। और उसके बाद आप जब 24 अक्टूबर आएगी
पेपर आएगा, मिलान कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन मिले। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ 80% से नीचे क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेंगे। 10 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो 8 क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से मिल जाएगा, और ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, इसी तरह से आपका होगा ये। व्यापार जोन के बारे में बात करें तो प्रदेश में व्यापार करके करीब 14 जोन है, और सबसे ज़्यादा जो संग्रहण होता है लखनऊ जोन से होता है, और सबसे कम जो संग्रहण होता है वो झांसी जोन से होता है। नेक्स्ट है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र के बारे में बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर के बारे में बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है वो अंकित की गई थी। न्यूनतम के बारे में बात करें तो 9वीं परियोजना में माइनस में थी इवन। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण है। कृषि श्रम उत्पादकता के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। रीज़न भी सभी लोगों को पता होगा कि कृषि का जो सबसे अधिक यांत्रिकीकरण होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता जो है वो प्राप्त होती है। सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, पीलीभीत हो गया, ये सारे के सारे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसके पश्चात क्रमशः मध्य पूर्वी और सबसे कम जो है बुंदेलखंड में कृषि क्षेत्र जो कृषि श्रम उत्पादकता है वो पाई जाती है। तो कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR का प्रकाशन है, ICAR का प्रकाशन है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आलू निर्यात जोन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ और आगरा में स्थापित है, पूछा जाता है। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो ये कानपुर में स्थापित है, उत्तर प्रदेश में तो एक ही है, और 1982 में 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है उद्योग बंधु के बारे में बात करें तो उद्योग बंधु जो है औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार का संगठन है, और इससे संगठन के माध्यम से एकल मेज व्यवस्था के तहत औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य क्या है, तो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। कुछ भौगोलिक परिदृश्य पे हम लोग अगर आएँ इसके, तो उत्तर प्रदेश में करीब 75 ज़िले हैं, सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छा सा पता है, और सबसे छोटा ज़िला जो है इसका हापुड़ है। एरिया वाइज अगर बात करें करीब 660 वर्ग मीटर का आपका ये हापुड़ ज़िला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो ज़िला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, करीब क्षेत्रफल इसका 7680 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटे ज़िले के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। सबसे बड़ा ज़िला अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इलाहाबाद है, और इस हिसाब से सबसे छोटा ज़िला जो है वो आपका महोबा है। तो पूछा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कुछ इसके बारे में और हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और ये तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मध्य मैदान और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे के सारे आते हैं। उम्मीद तो यही रहती है कि पूछा बस इतना जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो करीब 9 पाए जाते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र जो है वो करीब 4.46% के आसपास बोला जा सकता है, और ये पूछा भी जाता है। कुछ जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक अलग टॉपिक बन जाता है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन आज जो मैराथन क्लास कराई जा रही है नेक्सस जीएस की तरफ से आप लोगों के लिए, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करा दी जाएंगी, जिससे कि ये समस्या ना हो कि जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन आया हमारा नहीं हुआ। आपका उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, और ये सिर्फ यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में नहीं, आपके कोई भी एग्जामिनेशन अगर यूपी रिलेटेड है तो सब में आएगी। हाँ, बस एक चीज़ ये है कि नेक्सस जीएस का जो फोकस होता है वो आपका
मेनली जो होता है वो यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी पे होता है। जो हमारा कार्य है वो हम लोग इसी बेसिस पे करते हैं कि यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी से क्वेश्चन न छूटे। और बाकी तो देखिए जो छोटे एग्जामिनेशन है वहाँ पे तो बहुत आराम से इनसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे टीईटी हो, या फिर जो भी एग्जामिनेशन हो। मेन जो फोकस होता है वो आपका समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस, ये दो एग्जामिनेशन पे होता है। पहले आपका लोअर पे भी होता था, लेकिन लोअर चला गया है यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। तो इसकी वजह से उस पर ध्यान थोड़ा सा कम हो गया है और फोकस जो आ गया है वो इन दोनों पेपर्स पे आ गया है। चल, अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 1998 1234 है। इसी तरह से आपको याद कर लेना है। ये भारत की कुल जनसंख्या का करीब 16.51% है, 16.51% है। और देश में सर्वाधिक जनसंख्या भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। इसकी जनसंख्या जो है ब्राज़ील से भी अधिक है। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखें तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा। अभी योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नई स्कीम लाई है। तो उसके तहत कितने बच्चे आपके अधिक से अधिक हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा हूँ मैं इस पूरे वीडियो का कि कितने आपके बच्चे हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें तो 52% है, 52.29% है। और महिलाओं की कुल जनसंख्या जो है वो करीब 47.71% है, 47.71% है, 71% है। सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में बात करें तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश के ज़िले में न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर का नंबर आता है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी वही सेम है, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर गाजियाबाद आता है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आता है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले पूछे जाएं तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। न्यूनतम अगर जनघनत्व पूछा जाए तो सबसे कम लोग जो हैं वो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे आपका सर्वाधिक न्यूनतम जनघनत्व है। सर्वाधिक साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं उनमें गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है, फिर आपका कानपुर नगर आता है, फिर औरैया आता है। न्यूनतम साक्षरता अगर बात करें तो श्रावस्ती नंबर टॉप पे आता है, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। तो ये बोल सकते हैं साक्षरता के मामले में पिछड़े भी हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट टीचर्स होंगे उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड उनके पास कुछ योजनाएं भी आती हैं लगातार, जो उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में ना होकर उनके लिए स्पेशली बोली जाती हैं कि इनको इंक्रीज़ करके आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। सर्वाधिक महिला साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों के बारे में। तो लखनऊ टॉप पर है, सॉरी कानपुर टॉप पर है, फिर लखनऊ आता है, फिर गौतम बुद्ध नगर आता है, फिर औरैया, फिर आपका गाजियाबाद। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर के बारे में बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर, ये आपका आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सचिन जी के इंटरव्यू में पूछा गया था। अभी आईएएस का इंटरव्यू सचिन जी ने दिया था, तो उसमें इंटरव्यू में मार्क्स कम होने की वजह से इनका हुआ नहीं। फिलहाल बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 14th रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहले ही चयनित हैं सचिन जी। और इनके इंटरव्यूज़ जो है वो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख सकते हैं बहुत आराम से। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आप ही की तरह आप ही के बीच से बच्चे कैसे पास होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो एक नया नाम है, एक बड़ा नाम है, लोगों को लगता है अरे यार हमसे कैसे हो पाएगा, इन्होंने तो कर लिया। तो ये बात नहीं है, इन्होंने भी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इनका स्ट्रगल स्टोरी आप सुनेंगे, इनकी जर्नी जो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी हमारे बीच से ही उठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, उसके बाद सेलेक्ट हुए हैं। 2017 से इन्होंने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था और 2017 में इनका पहला प्रयास था। उसके बाद पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक गए, सेकंड प्रयास में फिर से इंटरव्यू इन्होंने दिया 18 में। 19 में ये नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए और फाइनली 2020 के फाइनल रिजल्ट में
इनको एसडीएम का पद मिला है, डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है 14th रैंक के साथ। और उसके बाद भी यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो फाइनल 761 लोगों में इनका नाम नहीं है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव जो है वो कंपटीशन में लगातार बना रहता है और आपको फोकस करना चाहिए कि मेहनत हमको करना है। तो हम लोग थे जौनपुर पे और उसके बाद फिर पहुंच गए आपका इंटरव्यू पे। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग जौनपुर पे ही। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपका जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ का नंबर आता है, फिर देवरिया का आता है, प्रतापगढ़ का आता है, फिर सुल्तानपुर का आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, हमीरपुर हो गया, बागपत हो गया, कानपुर नगर हो गया। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले में 3 आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों के बारे में बात करें तो सीतापुर इसमें टॉप पे है, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी का नंबर आता है। नेक्स्ट है दशकी वृद्धि दर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकी वृद्धि दर जो है वो 20.2% रही। इसके बाद वार्षिक वृद्धि दर के बारे में बात करें तो 2001 से 2011 के मध्य 1.85% के आसपास रही थी। और जनघनत्व के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जनघनत्व रहा है वो 382 रहा है। और बोल सकते हैं कि समग्र जो आपका जो जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व तो समग्र भारत के औसत जनघनत्व 382 के दुगने से भी अधिक रहा है, करीब 829 रहा है। और बोल सकते हैं कि जो हमारा लिंगानुपात है वो करीब 912 है, 912 का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का आता है। अगर जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें, जो साक्षरता है उसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में करीब 57.25 देश का तीसरा राज्य है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता जो है करीब 77% है, 77% है। और समग्र भारत में यह करीब 80.9% के स्तर पर है। और जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश में के ज़िलों में साक्षरता लिंगांतर जो है, जेंडर गैप लिटरेसी जो है सर्वाधिक आपका महाराजगंज में है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 67% के आसपास बोल सकते हैं कि जनसंख्या है और जिसमें पुरुषों की 77% है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या ज़रूरी है आपकी एग्जामिनेशन में जो पूछी जा सकती है। 10 लाखी नगरों की संख्या बारे में बात करें तो 10 लाखी नगरों की संख्या के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 10 लाखी नगर कितने हैं इस समय पे। और अभी रिसेंट में आपको क्लास में बताया भी गया था, 1 लाखी नगर के बारे में बताइएगा, 1 लाखी नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर आपका ये डाटा थोड़ा सा चेंज भी होगा क्योंकि नए नए आंकड़े आ रहे हैं और जनगणना फिर से होगी, तो उसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कुछ पक्षी विहारों के बारे में बात करें तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो आपका उन्नाव में है, समस्तपुर रायबरेली में है, लाख बहोसी जो है कन्नौज में है, ओखला पक्षी विहार जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। और इसके अलावा बखीरा पक्षी विहार जो है वो आपका संत कबीर नगर में है, सांडी जो है हरदोई में है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट पॉइंट है बब्बर शेर सफारी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और सफारी पार्क विकसित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये खुला हुआ है, अब वहाँ पे जो जानवर हैं वो आ चुके हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार के बारे में बात करें तो ये आपका बलिया ज़िले में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार जो है वो आपका बलिया ज़िले में स्थित है। कुछ खनिज संसाधनों के बारे में बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला जो प्रमुख खनिज है वो आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। नेक्स्ट है यूरेनियम के बारे में बात करें तो यूरेनियम जो है वो ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले पाया जाता है। सोनभद्र में चूने का पत्थर पाया जाता है। इलाहाबाद में शीशे तथा बालू जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग से 15% तो उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। लाल मिट्टियों के बारे में बात करें तो लाल मिट्टियाँ जो हैं मिर्ज़ापुर तथा झांसी जनपद में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मार मृदा के बारे में बात करें तो मार मृदा जो है वो झांसी में पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी में। तो काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। तो डायरेक्टली जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मार मृदा कहाँ पाई जाती है, तो जिसने भी पढ़ाई की है उसको पता है कि झांसी में पाई जाती है, लेकिन जिसने भी सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज रखी है उसको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि कहाँ पे पाई जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है फैक्चुअल नॉलेज के पास आपको पूरा का पूरा बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। इसी वजह से लगातार पढ़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो आपका गेहूं है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर टॉप पे आता है। और अगर सोयाबीन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश आता है। अगर सोयाबीन हम लोग उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जालौन, हमीरपुर, इन सब में आलू, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूं, सोयाबीन की फसलें जो हैं मुख्यतः उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, आंवले के उत्पादन के बारे में बात करें तो आंवले का उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ में पाया जाता है। दशहरी आम के बारे में बात करें तो लखनऊ में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल के बारे में बात करें तो प्रमुख वाणिज्यिक फसल जो है वो आपका गन्ना है। गन्ना है। कुछ बांध और सिंचाई के साधन के बारे में बात करें तो अर्जुन बांध के बारे में बात करें तो अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। पूछा जा सकता है कि अर्जुन बांध नहर जो है उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो हमीरपुर है, ऑब्वियस सी बात है। परीक्षा बांध के बारे में पूछा जाता है किस नदी पर अवस्थित है, तो बेतवा नदी पर अवस्थित है परीक्षा बांध। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है, बहुत पूछा जाता है। कुछ कस्बा और नगर के बारे में बात करें कि कौन सी नदी के किनारे है, तो बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर जो है, जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है गोमती है। तो कौसाम्बी के बारे में बात करें तो यमुना नदी उसमें आती है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत के बारे में पूछा जाए तो नलकूप है। और अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो पूर्वी क्षेत्र इसमें नंबर टॉप पे आता है। और पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक इस तरह से है। हवाई अड्डों के बारे में बात करें तो रिसेंट टाइम में अभी करंट अफेयर्स की क्लास में कई बार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक नया हवाई अड्डा जो है प्रस्तावित है। और हाल फिलहाल बोला जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बनने वाला है जहां सर्वाधिक हवाई अड्डे होंगे। तो अगर हम लोग कुछ के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अमौसी जो हवाई अड्डा है तो इसका नाम भी चेंज किया गया है, लखनऊ में स्थित है। बाबतपुर जो है वाराणसी में है। बमरौली इलाहाबाद में है। चकेरी जो है कानपुर में है। जेवर बनी रहा है और ये गौतम बुद्ध नगर में है। झांसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कल क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। झांसी से रिलेटेड कई लोगों का आंसर भी आया था। और झांसी में क्या सीन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे हैं वो आपका झांसी में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है या आगरा से ग्रेटर नोएडा तक आपका यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। कुछ नगर हैं हवाई अड्डे के बारे में बात करें तो अमौसी, लखनऊ, बाबतपुर, वाराणसी, चकेरी, कानपुर, खेरिया। खेरिया जो है वो आगरा में है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जामिनेशन में। कुछ लोकनृत्य हैं जैसे कर्मा हो गया सोनभद्र में है, धुरिया बुंदेलखंड में है, धीवर जो है वो कहार में है, नटवरी पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा होता है। कर्मा लोक नृत्य के बारे में हम लोगों ने बात की ही है, सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश के अगर हम लोग प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो धोबिया भी है, राई भी है, सायरा भी है। लोक नृत्यों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कार्तिक जो लोक नृत्य है बुंदेलखंड का है, ये भी बहुत पूछा जाता है।
तो ऑलमोस्ट लोकतंत्रों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चरकुला के बारे में पूछा जाता है। चरकुला जो है वो आपका ब्रजभूमि का लोक नृत्य है और यह नृत्य जो है रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है और इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम खेलगांव के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम खेलगांव है उसकी स्थापना आगरा में की गई। नेक्स्ट है, राहुला के बारे में बात करें तो राहुला लोकनृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं आपकी परीक्षा में और आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष से अभी पिछले 2-3 बोल सकते हैं कि पेपर्स में 2-3 सालों में क्वेश्चन थोड़े से घटे थे, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा इंक्रीज़ होने की संभावना दिखी थी और उम्मीद है कि इस वर्ष भी आपका इंक्रीज़ होंगे नंबर और नए क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान के बारे में बात करें तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में बात करें तो कौसाम्बी इसका नाम आता है। तो उत्तर प्रदेश में कौसाम्बी जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। कौसाम्बी में अनेक विहार थे, उनमें सर्व प्रमुख जो है घोषिताराम था। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने कराया था। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है तो कौसाम्बी है। कुछ मेला हैं, उनके ज़िलों के बारे में बात करें तो गोविंद साहब आजमगढ़ में है, वर्तमान में तो अम्बेडकर नगर बोल सकते हैं। कैलाश मेला कैलाश और सिकंदरा में, सैयद सालार बहराइच में, शाकुंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में है, कैलाश मेला आगरा में, नौचंदी मेला मेरठ में, नौचंदी नाम से एक ट्रेन भी चलती है। कलिंजल मेला बांदा बहुत फेमस है, पूछा जाता है। सोरो मेला जो है एटा कासगंज में स्थित है। बटेश्वर के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो बटेश्वर जो है आगरा में है। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाया जाता है। माघ मेला बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बोल सकते हैं कि पवित्र स्थल है प्रयागराज, वहाँ पे स्थित है। माघ मेला इलाहाबाद में है। झूला मेला वृंदावन में है। पशु मेला बटेश्वर में। देवा मेला बहुत फेमस है, बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव के बारे में हम लोग बात करें तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो सहारनपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के बारे में बात करें तो ये कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, जब आप लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो ट्रेनिंग के दौरान पे आपको यहाँ पे भी घुमाया जाएगा, ले जाया जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कहाँ पे है, ये आपका कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। और जब डिप्टी कलेक्टर की आपकी ट्रेनिंग होगी तो ये आपकी लखनऊ में होती है, गोमती नगर में। होपफुली आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा इस बारे में। और अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है, डिप्टी एसपी बनने का है, तो उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो मुरादाबाद में होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, एंजॉय करेंगे आप। कुछ संस्थान हैं उनके बारे में बात करें, जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बात करें तो इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कानपुर में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो नोएडा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ प्रसिद्ध हैं, मथुरा में। दिया सलाई उद्योग कहाँ फेमस है, बरेली में फेमस है। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर मैंने बताया ही अभी। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। टांडा जो है वो आपका विद्युत करघा के उत्पादन से रिलेटेड है। खुर्जा जो है मृतिका शिल्प से रिलेटेड है। जलेसर जो है वो ढलवा घाटियों से रिलेटेड है, ढलवा घंटियों से रिलेटेड है। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम से रिलेटेड है। इसके अलावा ऋषिकेश जो है वो आपका एंटीबायोटिक से रिलेटेड है।
मेरठ जो है वो आपका खेल के सामान से रिलेटेड है। अलीगढ़ के बारे में मैंने बात की ही है, ताले से रिलेटेड है। इसके अलावा मुरादाबाद जो है वो धातु पात्र से रिलेटेड है। आगरा पर्यटन का क्षेत्र ही है, वहाँ पे आपका ताजमहल है, लगातार चर्चा में रहता है किसी न किसी रीज़न से। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी में है ये। उर्वरक कारखाना के बारे में बात करें तो फूलपुर में है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं। आपके काम के लिए जो चीज़ें हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अपरल पार्क जो है कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग नेक्सस जीएस की क्लास रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं उनको इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो नहीं आता होगा। ठीक है, 80% के लिए तो मैंने बोल रखा है, उनको 100% इसमें से आता होगा, क्योंकि एक एक चीज़ कई बार आपको पढ़ाई गई है, क्लास में बताई गई है, लगातार पढ़ाई गई है। और जिसको नहीं आ रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समय देना है। ये परीक्षा जो है वो समय की डिमांड करता है, पेशेंस की डिमांड करता है। जिसका पेशेंस अच्छा होगा वो बेहतर करेगा और आगे जाएगा अपने पेपर में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बात करें तो लखनऊ, और भारतीय वनस्पति शोध संस्थान ये है लखनऊ में। लखनऊ में बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी में है, और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तेल शोधन कारखाना के बारे में बात करें तो मथुरा में स्थित है आपका तेल शोधन कारखाना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 2022 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच कब स्टार्ट होगा। तो ये आपका 26 अक्टूबर 2021 से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए बैच स्टार्ट होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2021 के बैच के बारे में भी डिटेल्स आपको उसी समय मिलेंगी। ऑलमोस्ट ये भी 26-27 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और समीक्षा अधिकारी के लिए बैच रनिंग है, बैच आप ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा नेक्सस जीएस की तरफ से अभी जो ऑलमोस्ट 20-30 डेज़ बचे हुए हैं तो उसके लिए रुद्रा नाम से एक बैच चलाया जा रहा है। तो इसकी डिटेल्स जो होगी वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, रुद्रा लिखेंगे तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बैच में आपका क्या क्या मिलना है। राजकीय ललित कला अकेडमी के बारे में बात करें तो लखनऊ में स्थित है। और इसके अलावा भारतेंदु नाट्य अकेडमी के बारे में बात करें तो 1975। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के बारे में बात करें तो 1963। राज्य ललित कला अकेडमी के बारे में बात करें तो 1962। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, 1926। कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है। थारू जनजाति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले तक तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तो थारू ही है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। और पॉइंट ये है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। और पूछा भी बहुत बार गया है कि थारू नामक जनजाति ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। किसान मित्र योजना के बारे में बात करें तो 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना के बारे में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। इसके अलावा तालीम के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना एक मुख्य उद्देश्य बोला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ जो नई योजनाएं आती हैं वो आपका करंट अफेयर्स की क्लास में अपडेट कराई जाती हैं लगातार।
और उम्मीद है कि रेगुलर बेसिस पर जो नेक्सस जीएस की तरफ से करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है वो आप लोग देख रहे होंगे। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2001 से स्टार्ट किया गया था द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। इसके अलावा गैसोहॉल की पायलट परियोजना के बारे में बात करें तो आंवला में स्टार्ट की गई 2001 में, जिसके अंतर्गत पेट्रोल में करीब 5% एथेनॉल मिलाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ भाषा तथा बोलियों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है वो करीब 1989 में घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकेडमी जो है 1972 में स्थापित की गई थी। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में बात करें तो आगरा में स्थापित है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के बारे में बात करें तो 1976 में इस्टेब्लिश है। और इसके अलावा क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, जैसे कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं वो पूछा जाता है, जैसे कल्याण है बहुत पूछा जाता है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है कल्याण, इसका प्रकाशन वर्ष 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। हनप्राण प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संस्थापक और आजीवन संस्थापक रहे थे। इसके अलावा जो क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं और आपको पता होनी चाहिए, जैसे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो कहाँ पे स्थित है तो ये रामपुर में स्थित है। प्रथम पुलिस संग्रहालय के बारे में बात करें तो गाजियाबाद में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला के बारे में बात करें तो रामपुर में है। वही आर्यभट्ट का नाम चेंज होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कर दिया गया, फिर उसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कर दिया गया। तो ये नाम जो बदलने का सिलसिला है वो आज से नहीं है, पहले से ही स्टार्ट है। और इसमें बस प्रतियोगी जो बच्चे होते हैं उन्हीं की थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी गवर्नमेंट जो है इसको चेंज करती रहती है। लोकायुक्त के पदधारण की अवधि के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वर्तमान में करीब 8 वर्ष है। और पहले ये 6 वर्ष थी, उसके बाद बढ़ाकर इसको 8 वर्ष कर दिया गया और 2012 में इसको बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया था। तो कुल मिलाकर नेक्सस जीएस की तरफ से जो करंट अफेयर्स जो बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए मैराथन क्लास थी। ऑलमोस्ट 42 मिनट की आपकी ये क्लास है। 42 मिनट में संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सारांश है और करीब 80% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष से यहीं से आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो जल्द आ रहा है तांडव जैसे लिखा हुआ है। तो नेक्सस जीएस की तरफ से प्रत्येक वर्ष जो 1 ईयर करंट अफेयर स्पेशल रिलीज़ किया जाता है उसी का नाम तांडव है। ऑलमोस्ट आपका 90% के आसपास क्वेश्चन जो है इसी ऑडियो से हिट हो जाते हैं हर एक साल। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पहले आता है, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के पहले आता है ये आपका तांडव सीरीज़। तो इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 मिनट का ये ऑडियो होता है और लगभग से पूरे साल का सारांश इसमें अपडेट करा दिया जाता है। रुद्रा के बारे में डिटेल्स जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।